लेक्चर नंबर हमारा 45 होने जा रहा है, चैप्टर नंबर हमारा 8 होगा और हम कर रहे हैं, ये लेक्चर है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का। क्या किसी का कोई क्वेश्चन है कल वाले लेक्चर में से? Yes, sir. क्या था सर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का कंजम्पशन फंक्शन पे क्या इंपैक्ट आएगा? ठीक है, हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मतलब होता क्या है सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं। ये मैंने कभी नहीं करवाया था पहले। सर करवाया था लेकिन वो टैक्स से रिलेट करके। हाँ बिल्कुल, WEALTH। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मेन एम ये होता है कि आपने जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में 4 चीजें आती हैं, उनके जो रिवॉर्ड्स हैं पूरे पाकिस्तान में काफी ज्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, ठीक है ना। जो उनके रिवॉर्ड्स हैं वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं कि हर इंसान को जो पैसे मिले वो इस अंदाज में मिले कि उसकी जिंदगी ऐसा तरीके से गुजर सके। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट बनाया गया कि जो इंसान ज्यादा पैसे कमाता है, 2 भाई होते हैं या 2 लोग हैं मोहल्ले में रहते हैं, एक ए और एक बी है। ए कमाता है 25,000, बी कमाता है 10,000। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में देखा जाए तो दोनों में फर्क है। ए बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है बी से, ऐसा ही है ना, तो बी को प्रॉब्लम आएगी, बी इसको देख के जेलस होगा, ऐसा है। अब यहां पे गवर्नमेंट आती है, वो आके ए पे टैक्स लगा देती है 10%, बी पे टैक्स नहीं लगाती, बी पे 0% टैक्स लगाती है। अब ए को क्या करना पड़ेगा, 2500 रुपया गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ऐसा है। और बी को क्या करना पड़ेगा, बी को 0 रुपए गवर्नमेंट को देना पड़ेंगे। अब अगर ए 2500 रुपया देते हैं तो ए के पास कितने डिस्पोजेबल इनकम कितनी आएगी, ए के पास डिस्पोजेबल इनकम आएगी 22,500। बी के पास कितनी आएगी 10,000। अभी भी देखा जाए तो काफी ज्यादा डिफरेंस है, ऐसा है ना। लेकिन चूंकि ए टैक्स पे कर रहा है, ए के ऊपर एक बर्डन बना हुआ है टैक्स का। कोई स्टूडेंट है? अच्छा, तो इसको ये मुसीबत लग रही है। अब बी के ऊपर कोई टैक्स नहीं है तो बी को ये रिलैक्सेशन लग रही है। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये भी देखना है कि जो ए जैसे लोग हैं, अगर ये किसी लग्जरी प्रोडक्ट में किसी लग्जरी प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स लगाना है, ताकि क्या हो सके, ऐसा ना हो कि बी बेचारा देख देख के जेलस होता रहे कि ए के पास नई नई गाड़ियां आ रही हैं, नए नए सेलफोन आ रहे हैं। तो ये जो टैक्स लगाया जाएगा ताकि ए को डिस्करेजमेंट मिले, वो इनकरेज होने की बजाय डिस्करेज हो जाए और वो ज्यादा एक्सपेंस करने की बजाय कम एक्सपेंस करे, ताकि इन दोनों के लिविंग स्टैंडर्ड में, किसमें भाई, लिविंग स्टैंडर्ड में कोई ज्यादा फर्क ना हो। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। लिविंग स्टैंडर्ड में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो तो इसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। और इसे कहेंगे फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। और अगर ये यहां पे टैक्स नहीं लगाएंगे, यहां पे भी टैक्स नहीं लगाएंगे, तो उसे कहेंगे अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। उससे क्या होगा, ए लग्जरी प्रोडक्ट खरीदता रहेगा, बी जेलस होता रहेगा, बी बेचारा यही कहता रहेगा सी गरीब है गए हैं, साडा कुत्ता कुत्ता ताडा कुत्ता टोनी। ये वाली सिचुएशन बी के साथ आ जाएगी। क्लियर हो गई बात? ये था। तो इससे क्या होता है, जब फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगी तो कंजम्पशन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, कंजम्पशन स्टेगनेंट रहती है। और अगर अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो जाए तो कंजम्पशन राइटवर्ड शिफ्ट, ऊपर अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि कंजम्पशन ये ज्यादा करेगा ना। ये वाला था प्रोसेस। और कोई क्वेश्चन? यही हम चैप्टर नंबर 8 का फिर बाकायदा से आगाज करते हैं। और आज का लेक्चर भी फिर स्ट्रेंथ कम है तो इसको यूट्यूब पे दे देते हैं। अब मल्टीप्लायर होता क्या है, मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको नोट करना है आप लोगों ने कि मिटा दूं? मिटा दूं? आप लोगों को नोट करने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का वैसे क्या मतलब होता है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3। ये एकम क्या चीज होती है, ऐसे ही पढ़े हुए ना आप लोगों ने, यहाँ 3 1s are 3, 3 2s are 6, ये पढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी चीज को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आ रहा है, यही है ना, 3 से
1 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा? 3। 3 से 2 को मल्टीप्लाई करो तो 6। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो। इसी तरह यह मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट आया। मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट हमें यह बताता है कि हमारे सामने इंजेक्शंस होते हैं। इंजेक्शंस क्या होते हैं? सर इन्वेस्टमेंट और विड्रॉल्स। ठीक है, मैं दोनों लिख देता हूं। शाबाश। इन्वेस्टमेंट, सर इंपोर्ट्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नहीं, इंपोर्ट्स कहां से आ गई भाई? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स और एक्सपोर्ट्स। शाबाश, एक्सपोर्ट्स। इन 3 चीजों की वजह से क्या होता है? पैसा इकोनॉमी में आता है। ऐसा ही है। इन 3 चीजों की वजह से फाइनेंशियल्स इंजेक्शंस होते हैं। फाइनेंशियल इंजेक्शंस इन एन इकोनॉमी। और इसके बरक्स देखा जाए तो विड्रॉल क्या होते हैं? सेविंग्स। भाई ऐसा ही है ना। टैक्सेस और इंपोर्ट्स। इन तीनों की वजह से क्या होता है? इकोनॉमी से पैसा फ्लाई आउट कर जाता है। ठीक हो गया। इनसे पैसा इकोनॉमी से बाहर निकल जाता है और इनकी मदद से पैसा इकोनॉमी के अंदर आता है। ये हमें पता है। अब देखो होता क्या है, ये क्लास मैंने रेंट पे ले ली। सपोज करते हैं ये जो बिल्डिंग है ना, ये कमरा, ये मैंने रेंट पे ले लिया। अब जरा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूं। मैंने इसको रेंट पे ले लिया। इसका रेंट है 50,000 रुपया। ठीक है। अभी मेरे सामने सपोज करते हैं बैठे होते हैं 10 स्टूडेंट और इसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? 100 स्टूडेंट्स की। अभी मेरे पास में सिर्फ 10 स्टूडेंट का एडमिशन आता है, 10 स्टूडेंट्स का एडमिशन आता है और सबसे कितनी फीस में लेता हूं? 50,000 लेता हूं। तो टोटल मेरा कितना रेवेन्यू हो गया? 5 लाख। और ये कितने महीने का है? 3 महीने का। ऐसा ही है ना कि कम है? 3 महीने के लिए ना आप यहां पे। चलो सपोज करते हैं 50,000 मैंने ले लिया, पता नहीं ज्यादा फीस शायद, तो 5 लाख रुपए मुझे 3 महीने का आ गया। 3 महीने में मुझे रेंट कितना पे करना पड़ेगा? कोई बिजली का बिल आ गया, सपोज करते हैं 50,000 बिजली का बिल आ गया। कोई ऑफिस बॉय वगैरह मैं रखता हूं और इसके अलावा कोई मिसलिनियस एक्सपेंस हो गया, 1 लाख उस पर लग गया, सैलरी वगैरह मिसलिनियस एक्सपेंसेस डाल के। तो कितनी बचत हुई? 1.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख रुपए बचत हो गई। ये 2 लाख रुपए मेरी क्या है? प्रॉफिट है फॉर 3 मंथ्स। वैसे बुरा नहीं है काम। ठीक है। अभी मैंने इनिशियल स्टेप लिया, मुझे ये बचना शुरू हो गया। ऐसा ही है। अब हुआ क्या? आगे चलते हैं थोड़ा सा। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या आया? अगर यहां पे एक और बच्चा आ जाए, कितने स्टूडेंट हैं? 10। यहां पे 11वां स्टूडेंट आए, 12वां आए, 15वां आए, 16वां आए, 17वां आए, 18वां आए। मेरी टोटल कैपेसिटी, मेरी 100% कैपेसिटी कितनी है? 100% अगर मैं इस कैपेसिटी को क्लास में ले जाता हूं तो क्या मुझे एक्स्ट्रा बिजली का बिल पे करना पड़ेगा? वो तब भी इतने एसी चल रहे हैं जितने भी चल रहे हैं, प्रोजेक्टर तब भी इतने ही चलेगा। लाइटें देख लो, एक भी लाइट ऑफ नहीं है इस कमरे में। ऐसा है ना? क्या मुझे ऑफिस बॉय ज्यादा रखने पड़ेंगे? नहीं ना। क्या मुझे कोई एक्स्ट्रा गला फाड़ के पढ़ाना पड़ेगा? नहीं ना। ये डिजाइन ही ऐसे की हुई कि 100 बच्चे आराम से मैं बोलूं तो आवाज चली जाए। ऐसा है ना। इसका मतलब क्या हुआ? अगर जो मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ये अवेलेबल रिसोर्सेज है मेरे पास, इन अवेलेबल रिसोर्सेज में मैं एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को इंक्लूड करना शुरू कर दूं। मेरे पास मशीन्स हैं, मेरे पास लेबर है, रॉ मटेरियल है, अगर मैं उसमें एक्स्ट्रा पैसा लगाना शुरू कर दूं तो उसकी मदद से क्या होगा? इन्वेस्टमेंट करूंगा। इन्वेस्टमेंट से मेरा कितना जीडीपी इंक्रीज होगा? वो क्या कहलाएगा? मल्टीप्लायर इफेक्ट। वो क्या कहलाएगा? मेरे पास रिसोर्सेज फिक्स हो गए, 100% कैपेसिटी में करूं तो मैं 100 स्टूडेंट्स को यहां पे क्या कर सकता हूं? मीट कर सकता हूं। उससे मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये तो मेरी फिक्स कॉस्ट है ना भाई। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहने वाली है ना। 1 घंटे की मेरी क्लास है या 4 घंटे की क्लास है, 4 घंटे ऐसी चलेगा, वो 10 स्टूडेंट पे भी चलेगा, वो 100 स्टूडेंट पे भी चलेगा। ऐसा ही है। तो
इसका मतलब क्या होगा, ये जो फिक्स कॉस्ट है ये कम होना शुरू हो जाएगी, यही मल्टीप्लायर इफेक्ट है। और उससे क्या होगा, मेरा जो प्रॉफिट है वो क्या करना शुरू कर देगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और कब तक इंक्रीज होता रहेगा, जब तक 100 स्टूडेंट पूरे नहीं हो जाते। ऐसा है ना कि नहीं है? तो मल्टीप्लायर इफेक्ट भी यही ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप एक इकोनॉमी में, एक ऑलरेडी इकोनॉमी है, पाकिस्तान की इकोनॉमी है, उसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ऑलरेडी, उसमें बिल्डिंग्स है, उसमें लैंड है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, उसमें मशीन्स हैं आपके पास, उसमें आपके पास लेबर फोर्स है। अब इन रिसोर्सेस के होते हुए आप अगर $1 इन्वेस्ट करते हो तो $1 कितने डॉलर जनरेट कर पाएगा, वो हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। मैंने इसमें $1 इन्वेस्ट किया, उसने $3 का काम कर दिया, यानी कि मैंने इनपुट लगाया $1 का, उसने $3 का आउटपुट बना के दिया। इसका मतलब मैं ₹1 लगा रहा हूं, ₹3 कमा रहा हूं, मेरा 2 मल्टीप्लायर है, सॉरी 3 मल्टीप्लायर है, पैसे को 3 में कन्वर्ट करे ना, तो मल्टीप्लायर कितना हुआ मेरा 3। अगर मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में $100 बिलियन इन्वेस्ट करूंगा तो क्या मेरा जीडीपी $300 बिलियन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है कि $1 इन्वेस्ट करने से आपके जीडीपी में कितना इंक्रीज आता है, जीडीपी में कितना इंक्रीज आता है, वो मल्टीप्लायर इफेक्ट कहलाता है। तो इसको एक आसान सा फॉर्मूला दिया गया, वो फॉर्मूला क्या था, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू मल्टीप्लायर। चेंज इन इनकम का मतलब जीडीपी, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट का मतलब जो हमारा एक फाइनेंशियल इंजेक्शन है, ये वाला इन्वेस्टमेंट, इसमें हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की और उसकी मदद से कितना हमारा जीडीपी इंक्रीज हुआ। क्लियर हुई बात? तो भाई समझ आई। सपोज करते हैं हम 2021 में होते हैं, 2021 में हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट होती है, बेटा समझ आ रही है आप लोगों को? 2021 में हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट होती है $84 बिलियन, और 2021 में ही हमारा जीडीपी होता है तकरीबन $300 बिलियन। अब आता है 2022। 2022 में हम फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये इंड्यूस है या ऑटोनोमस है जो 2022 में करेंगे? इंड्यूस है सर। इंड्यूस है, शाबाश, ऑटोनोमस नहीं। ठीक है, हम करते हैं जी $96 बिलियन, हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट $96 बिलियन होती है, और 2022 में जो हमारा जीडीपी होता है वो होता है लगभग $340 बिलियन। तो अगर मैं आपसे कहूं मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या हुआ, तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला हमारे सामने है, चेंज इन इनकम, कितना इनकम में चेंज आया? $40 बिलियन का इनकम में चेंज आया। ऐसा ही है ना भाई, पहले 30 बिलियन थी, 300 बिलियन था, अब 40 बिलियन हो गया, 340 हुआ, तो $40 बिलियन का इंक्रीज हुआ। चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? $12 बिलियन। तो यहां पे अगर हम बात करें तो चेंज इन इनकम है हमारे पास 40, चेंज इन इन्वेस्टमेंट भी है हमारे पास कितने? 12। तो जरा कीजिएगा, हाँ 3.4 के करीब तकरीबन आएगा। इसका नाम ऐसा कुछ है, 3.3, ठीक है 3.3। इसका मतलब मैं ₹1 अगर अपनी इकोनॉमी में लगाऊं तो वो कितने पैसे बना पाता है? 3.3 रुपए बनाने के काबिल होगा। इसे मल्टीप्लायर इफेक्ट कहेंगे। क्लियर हो गई बात? कोई एतराज? इसका एक और तरीके से भी किया जाता है। हमें एमपीएस का पता है? एमपीएस किसे कहते हैं जी? बेटा आप बताओ, बच्चे आप बताओ।
बेटा बोल दें, आप बताइए यार। Marginal propensity to save. और एमपीटी टू टैक्स, और एमपीएम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। तो देखो अगर आप गौर से समझो, ये विड्रॉल्स हैं, Yes, sir. इसी को इंपोर्ट कहते हैं, टैक्स कहते हैं, सेविंग कहते हैं। Yes. ऐसा ही है। अगर हम 1 डिवाइडेड बाय इनके एमपीएस, एमपीटी और एमपी के साथ डिवाइड कर दें तब भी मल्टीप्लायर आ जाएगा। ऐसा है या नहीं है? Yes. ये भी एक इसका फॉर्मूला है। नहीं समझ आई ना आप लोगों को? देखिए एमपीएस कैसे निकलता है, लेक्चर नहीं दिया वो बोले कंप्लीट कर लें बेटा। एमपीएस कैसे निकलेगा? Change in saving due to change in income. शाबाश, या 1 माइनस एमपी, MPC. ये भी होता है ना। Yes, sir. अच्छा जी, एमपीसी है हमारा 70%, तो भाई एमपीएस कितना आया? Yes. 0.3 आ गया। तो अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने सिंपल क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय 0.3, तो तब भी हमारे पास मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। सही है? Yes. ओ भाई समझ आ गई। इसी तरह अगर पेपर में एमपीटी दिया हो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स 0.2 दिया हुआ है, तो इसके साथ आपने 0.2 को भी ऐड कर लेना है। और अगर यहां पे दे दिया जाए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट 0.15, तो आपने उसको भी ऐड कर लेना है। क्योंकि अगर आप 1 को विड्रॉल पे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? इंजेक्शन। क्या आएगा? इंजेक्शन। अगर आप 1 डिवाइडेड बाय ऑल विड्रॉल्स करते हो तो आपके पास क्या आता है? इंजेक्शंस। कितना इंजेक्शन करने से कितना ज्यादा हमारे पास क्या आया? इन्वेस्टमेंट, सॉरी आउटपुट आया, वो हमारा क्या कहलाएगा? मल्टीप्लायर। कितना इन्वेस्टमेंट करने से, कितना ज्यादा कंजम्पशन करने से, कितना ज्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने से, कितना ज्यादा एक्सपोर्ट करने से हमारे जीडीपी में क्या फर्क आता है, वो क्या कहलाता है भाई? मल्टीप्लायर। ठीक है, पहले हमने कौन सा मल्टीप्लायर पढ़ा था? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब जो वो वाला फॉर्मूला से सारे मल्टीप्लायर निकल आएंगे। बात को जरा गौर से समझिए, ये एक सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है। अगर हम 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में सारे विड्रॉल रख देते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली पूरा ओवरऑल इकोनॉमी का मल्टीप्लायर इफेक्ट आ जाएगा। क्योंकि विड्रॉल का अगेंस्ट क्या होता है? इंजेक्शन। तो हमारे सामने इंजेक्शन आ जाएंगे। विड्रॉल का ऑपोजिट इंजेक्शन होता है, हमारे सामने सारे के सारे इंजेक्शंस आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात? ओ भाई क्लियर हो गई है बेटा? कुछ समझ आई आपको? आप अपने लेक्चर्स काइंडली कवर करें, तो घर जाके इसको देखिएगा। ये सारे वही कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने अभी आपको समझाए। यहाँ पे एक दफा आपने पढ़ना है, आपका ये काम हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा उसका, ये वाली एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ये सब वही चीजें हैं। ठीक है, आपने बस वो फॉर्मूलाज को याद रखना है। उन फॉर्मूलाज को किसी भी एग्जाम्पल में पुट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर आना शुरू हो जाएंगे और इसमें कोई मुसीबत भी नहीं आएगी। देखो इसकी समझ आ रही है? कल करवा दिया था। Yes, sir. पक्की बात है Autonomous savings, sir. ना? ये तो सेविंग है ना, यानी कि ये इन्वेस्टमेंट है। तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट शो हो रहा है ना, चेंज इन इनकम 2000 और चेंज इन इन्वेस्टमेंट। हाँ, इसमें इन्होंने गलती क्या की? इन्होंने ऑटोनोमस को रखा हुआ है, हालांकि इंड्यूस होती है। ये गलती नहीं है, ये पैरामीटर ही ऐसे बनाया था इन्होंने। ठीक है, तो आपने इसकी गलतियों में नहीं जाना कि सर ने तो कहा था वहां पे ऑटोनोमस होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करिए तो इंड्यूस है, तो ये क्या, सॉरी ये ऑटोनोमस है। ठीक है, तो इसमें नहीं जाना, ये बनाया ही, डिजाइन ही ऐसे किया गया था। आज के दौर में हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे वो कौन सी होगी? ऑटोनोमस होगी। ऑटोनोमस 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 होगी। ठीक है, बुकिश कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो इंड्यूस होती है, लेकिन जो प्रैक्टिकली लाइफ है उसमें वो ऑटोनोमस कहलाती है। उसको ऑटोनोमस के अकाउंट्स में लिखा जाता है। समझ आई बात की? गर्मी लग रही है तो चलवा दूं इसी। ठीक है, चिल सीन है। फिर उसके बाद जी पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लायर। पॉजिटिव मल्टीप्लायर क्या होगा? 1 से ऊपर हुआ तो पॉजिटिव, 1 से नीचे हुआ तो मतलब क्या हुआ? अगर 1 रुपया लगा के हमें 1.2 रुपीज, 1.5 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज मिले तो पॉजिटिव मल्टीप्लायर। और अगर 1 रुपया लगा के 0.8 मिला, 0.75 मिला तो नेगेटिव मल्टीप्लायर। वैसे नेगेटिव मल्टीप्लायर कब होगा? जब हमारी वो 100% कैपेसिटी से ऊपर माल चला जाए, फिर मशीनें खराब होंगी ना, हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो एमईसी नेगेटिव होगा या नहीं?
MEC याद है ना, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। Yes, sir. ओ भाई 7 चैप्टर में पढ़ के आए हैं, पढ़ा है ना। फिर वो नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि आपकी 100% यूटिलाइजेशन हो गई होती है रिसोर्सेज में, वहां पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। जहां पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है वहां पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। जरूरत ही नहीं है इन्वेस्टमेंट की तो क्रिप्टो करेंसी में क्या हो सकता है? नहीं, उसमें नहीं आ सकता। इन्वेस्टमेंट किया वो डाउन कर लेगा, कभी अप कर लेगा। नहीं, वो और चीज है। स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में सब वो डिफरेंट है, उसमें ये चीज नहीं होती। उसमें फिर न्यूज़ होगी, न्यूज़ का मतलब होगी। नहीं, वो ऑटोनोमस होती है सारी की सारी। नहीं सॉरी, इंड्यूस होती है, मैं कंफ्यूज हो रहा। इंड्यूस होती है, अपनी मर्जी से, बात मर्जी की नहीं होती है, उसमें फंडामेंटल्स डिफरेंट है, उनके ऊपर थ्योरीज अलग है। अगर फॉरेक्स की बात करो या स्टॉक मार्केट की बात करो, वो डिफरेंट थ्योरीज हैं उसके ऊपर, उस पर ये नहीं, मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं अप्लाई होते। ठीक है, क्योंकि स्टॉक्स में पैसा डायरेक्ट आपकी इकोनॉमी में जो ट्रेडिंग होती है ना, ट्रेडिंग से इकोनॉमी में पैसा नहीं आता, इन्वेस्टमेंट से इकोनॉमी में पैसा आता है। तो स्टॉक्स में दो तरह के काम होते हैं, ट्रेडिंग होती है और एक इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट होती है जब आप पोर्टफोलियो को अपने नाम पे रजिस्टर कर लेते हो, शेयर्स को अपने नाम पे कन्वर्ट कर लेते हो और डिविडेंड मिलता है, वो इन्वेस्टमेंट है आपकी। लेकिन अगर आप शेयर्स को इस वजह से खरीद रहे हो कि महंगे होके बेचेंगे, या आप शॉर्ट कॉल ले रहे हो कि अभी महंगा है तो सस्ते खरीदूंगा, अभी बेच देता हूं, अभी बेच दूंगा और सस्ते पे खरीदूंगा, तो ये क्या होगा? ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सिंपल ट्रेडिंग है। और इसमें गवर्नमेंट को फायदा कब होता है? जब गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स लगाती है। ठीक है, इसको कैपिटल गेन आएगा तो कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो उसका आएगा मेन। ठीक हो गई बात? तो उस पर ये वाले फंडामेंटल्स अप्लाई नहीं होते। फिर उसके बाद है जी अजम्पशंस ऑफ मल्टीप्लायर, कि जब हम इस मल्टीप्लायर को कर रहे हैं तो इसकी क्या क्या अजम्पशंस हो सकती हैं। नंबर 1, कांस्टेंट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आपका एमपीसी हमेशा कांस्टेंट रहे। अगर आपकी इकोनॉमी में एमपीसी 70% है तो हर साल वो कितना रहना चाहिए? 70%। और अगर 80% है तो हर साल कितना रहना चाहिए? 80%। ये अजम्पशन है इसकी, अदरवाइज मल्टीप्लायर इफेक्ट ठीक से कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। रियल में मल्टीप्लायर इफेक्ट ठीक से कैलकुलेट नहीं हो पाता, ये इसमें डिस्क्रिपेंसी रहती है हमेशा से। रियलिटी में एमपीसी में डिस्क्रिपेंसी हमेशा रहेगी, क्योंकि सर रियलिटी में एमपीसी वेरी करता है। हाँ, एमपीसी वेरी करता है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है ना। तो हर साल पॉपुलेशन बढ़ने से जो पेरेंट्स होते हैं, जो हाउस होल्ड्स होते हैं, उनकी कंजम्पशन पैटर्न डिफरेंट होते जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी ईद का सीजन है तो मेरे कई कोलीग कह रहे थे कि हमारी सैलरी खत्म हो गई। मेरी खुद सैलरी इस दफा आई और 3 तारीख को खत्म हो चुकी है। 3 तारीख को बिल्कुल 1 रुपया नहीं बचा। सैलरी आई, फर्स्ट को आई थी, सेकंड तक रही होगी बेचारी, और 3 तारीख को खत्म हो गई, शहीद हो गई बेचारी। तो इसका मतलब क्या हुआ? कंजम्पशन पैटर्न हर साल चेंज, हर महीने चेंज हो रहा है, वो होता है, हर एक का होता है। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूस स्पेंडिंग। कंटिन्यूस स्पेंडिंग का मतलब ये है अगर आपकी इकोनॉमी कंजम्पशन ओरिएंटेड है, सेविंग ओरिएंटेड नहीं है। मैंने बताया था सेविंग ओरिएंटेड और कंजम्पशन ओरिएंटेड। आपकी इकोनॉमी में लोग, हमारे वैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी कंजम्पशन ओरिएंटेड है या सेविंग ओरिएंटेड है? कंजम्पशन। हम लोग सारा साल सेविंग करेंगे, शादी आएगी उस पर सारे पैसे लुटा देंगे, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना। ठीक है, तो हम लोग कंजम्पशन ओरिएंटेड है। हमने कभी देखो ना कैसा हमारे पाकिस्तान में रिवाज है, दूल्हा जो सूट पहनता है, क्या कभी दोबारा लाइफ में वो सूट पहनेगा? क्यों? क्योंकि वो इतना फैंसी होता है, ऑड लगता है, ऐसा है ना। और वो कितने की शेरवानी कितने की आती है यार आजकल? सर महंगी एक्सपेंसिव होती है। कितने की? फिर भी कोई अंदाजा? मोर देन 25,000। अच्छा, 25,000 रुपया मैं एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करने जा रहा हूं जो उसको दोबारा मैंने यूटिलाइज नहीं करना, तो दना इंसान करेगा? सारी दना इंसान कर रही होती है। और आ जाओ फीमेल की साइड पे, तो वहां पे जो उनका नॉर्मल सा वो ड्रेस होता है जो उन्होंने बारात पे या वलीमे पे पहनना होता है, वो तो मेरा ख्याल है कोई 70-80 हजार से ऊपर स्टार्ट होता है। लाख, 1.25 लाख, 2 लाख, डिजाइनर चले जाओ तो 5-6 लाख, 7 लाख। और कैसी मजे की बात है दोबारा नहीं पहनना। सर कुछ होते हैं जो मॉडिफिकेशन करवा के वो कभी कभार कहीं पहनने, ऑड लगता है, सिंपल सी बात है, ऑड लगता है इंसान। तो अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐसे सूट्स को बाय कर रहे हैं जिसको दोबारा नहीं पहनेंगे। हम लोग ऐसे लोगों को बुला रहे हैं जिनसे सिर्फ हम लोगों ने सलामियां लेनी है उनको खाना खिलाने के लिए, क्योंकि हमने उनको दी हुई है। तो हमारा जो ये एक इकोनॉमी, एक पूरे का पूरा एक सोशल सेटअप बन चुका है ना, ये सोशल सेटअप हमें ट्रिगर करता है कि हम ऐसे एक्सट्रावेगेंस करें।
मुझे अच्छे से याद है, बचपन की मेरी बात है, मेरा ख्याल है मैं कोई 16-17 साल का था। तो हमारी गली में एक छली वाला आता था, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती देंगे, जिंदा है तो बुजुर्ग आदमी थे और वो बड़ा हार्ड वर्किंग आदमी था। वो नहीं होती कोयले के अंदर छलियां रखी होती हैं, वो वाली बेचता, बड़ी मजे की छली। तो मैं अक्सर लेता था उनसे। उनके बेटे की शादी हुई, मैंने उस बंदे को पैसे लुटाते हुए देखा। बारात जा रही होती है तो ऐसे ऐसे लुटाते हैं पैसे, पुराने जमाने की बातें हैं, काफी पुराना टाइम हो गया होगा। तो वो ऐसे ऐसे पैसे, मैं आपको 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे पैसे लुटा रहा। तो आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा यार आप देखो, आप एक एक पैनी किस तरह कमाते हो, एक एक रुपया किस तरह कमाते हो। आज से 15 साल पहले 2 रुपए की छली होती थी, अब कितने की होती है? 30-40 रुपए की, 30 रुपए की। तब 2 रुपए से लेकर जो अच्छे वाली छली थी 5 रुपए की आती थी। तो वही मुझे घर से पॉकेट मनी 5 रुपए मिलते थे। तो इतने अच्छे सस्ते जमाने थे। और वो इतनी हार्ड वर्किंग से बंदा 2-2, 3-3 रुपए की छलियां बेच रहा, 10-10 रुपए के, 5-5 रुपए, 5 रुपए का भी नोट होता था, नोट लुटा रहा था। मैं यार अल्लाह के बंदे बस कर यार, तेरे बेटे की शादी है तो क्या कोई अनोखा काम, तूने भी तो शादी की थी, इतनी शादियां होती हैं, कोई अनोखा काम है और तू इतना हार्ड एंड मनी लुटा रहा है। और माइट भी उस बेचारे ने किसी से उधार लिए हो। अक्सर लोग शादियों ब्याहों पे कर्जा ले लेते हैं, तो क्या फायदा होगा? इससे कोई फायदा नहीं होता। आप जिस शादी पे जाएंगे दोबारा जाके आपने उस बंदे से नहीं पूछना कितना कर्जा हो गया तुझ पे, मैं तेरा कर्जा पे कर देता हूँ। आप अपने किसी कजन की शादी पे चले जाओ, दोबारा आप उसको मुंह नहीं लगाओगे। ऐसे ही है ना, बस जाओगे, फैंसी कपड़े पहन के जाओगे, खाना शाना खा के घर, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और वो बंदा मारा जाएगा। तो हमारा जो सोशल सेटअप है वो बड़ा अजीब सा है। तो उसमें कंटिन्यूस स्पेंडिंग तो है, हम लोग कंटिन्यूसली स्पेंड करते हैं और बेजरा जरा 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 स्पेंड करते रहते हैं और कभी भी इसके बारे में नहीं सोचते कि अगर मैंने 10-15 लाख रुपया जोड़ लिया तो मैं एक छोटा सा निकाह करके 1-2 लाख में वलीमा पुख्ता दूं, इंपॉर्टेंट लोगों को बुला के, अल्लाह खैर सल्ला, जिनके नाराज होने से मेरी सोशल लाइफ पे फर्क पड़ेगा, और जिनके नाराज होने से सोशल लाइफ पे फर्क नहीं पड़ेगा उनको ना बुलाऊं। तो मेरी 2 लाख में शादी भुगत गई, ठीक है। 15 लाख मेरे पास है, 13 लाख की मैं गाड़ी ले लूंगा। गाड़ी नहीं देते लोग, अपनी बीवी को बाइक पे लेके जाएंगे, शादी में 15 लाख लगा लेंगे, बुढ़ी को बाइक पे लेके जाएंगे। गाड़ी लो यार, अल्लाह के बंदो गाड़ी ले लो, कहीं इन्वेस्टमेंट कर लो यार, ताकि आप वो इन्वेस्टमेंट अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दो। मुंह दिखाई में अंगूठियां देते हैं ना, तो मुंह दिखाई में अपनी बीवी को, बेटी कह रहा हूं, अपनी बीवी को पोर्टफोलियो दे दो। कैसी बात है, इंटरेस्टिंग है ना। आप अपनी वाइफ को पोर्टफोलियो दे रहे हो, ओए यार आपकी वाइफ ने पागल हो जाना, उन्हें कहना है की दिता ही अल्लाह दिया बंदे यार, तुम कागज पढ़ाते रहे। लोग अंगूठियां देते हैं, तुम इतने वो कंजूस इंसान है, तुमने मुझे कागज दी है, फॉर गॉड्स सेक। नहीं तो फिर देख लीजिएगा ना, वाइफ पढ़ी लिखी हुई तो उसको पोर्टफोलियो दीजिएगा, अदरवाइज फिर ऐसे ही काम होगा, तो इग्नोर कीजिएगा इसको। चले आगे। तो नो चेंज इन प्राइस लेवल्स। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट में ये भी चीज आती है कि इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए, इसको भी माइंड में रखना है आपने। मल्टीप्लायर इफेक्ट में ये भी आएगा कि इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन रियल में ऐसा होता है? नहीं होता। हर 15 डेज के बाद पेट्रोल प्राइसेस चेंज हो रही हैं, पता है आपको? जैसा कि आज पेट्रोल प्राइसेस कम हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, 20 रुपए कम हुई है, 18 रुपए कम होगी, 230 रुपए मैंने देखा है आज पेट्रोल, कल मैंने डलवा लिया था। तो मुझे अफसोस करना चाहिए? नहीं करना चाहिए यार, वो अल्लाह ने देने हैं पैसे यार, अल्लाह और दे देंगे, इसमें सी क्या बात है। तो हमारे आज मैं सुबह देखे पेट्रोल पंप के बाहर लिखा हुआ है 230 पॉइंट समथिंग पेट्रोल हो गया। तो मैं कहा चलो यार ये तो बहुत अच्छी बात है, 20 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल प्राइसेस $96 पर बैरल पे चली गई हैं। इसने तकरीबन, अगर इसका प्रॉपर देखा जाए तो इसने $64 पर बैरल पे जाना है, $64 पर बैरल। यकीन करो हमारे पाकिस्तान के हालात इतने ना मुफीद नहीं है, इतने अच्छे नहीं है। नहीं तो यार इतनी कमाल की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज हैं इनके ऊपर कि पेट्रोल को कहां से हम शॉर्ट कर सकते हैं, कहां से लॉन्ग कर सकते हैं, उसमें पैसे बनाए जा सकते हैं। बहुत जबरदस्त किस्म की टेक्निक्स हैं, लेकिन फिर हमारे पाकिस्तान का एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं है ऐसे कामों के लिए। मैं खुद भी प्रेडिक्ट करता हूं लेकिन फिर पूरी ट्रेड नहीं करता, डर लगता है FIA से भी। क्रिप्टो के एक्सचेंजर उठा रहे थे पहले, पता है, बड़े लोगों को रेस्ट किया इन्होंने, FIA वालों ने। सूटेबल नहीं है, फिर वो हलाल हराम के फतवे कुछ ऐसे आ जाएंगे गोरे। इस पे मैं नहीं कहता अल्लाह माफ करे कि ऐसा कोई काम करना चाहिए जिस पे हलाल हराम की तमीज ना हो, लेकिन द थिंग इज कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या कर रहे हैं?
अभी इसके ऊपर एक इंटरनेशनल हेज फंड है, पेट्रोल प्राइसेस नीचे आई हैं, उसने बड़े पैसे कमाए हैं इसके ऊपर। वापस आते हैं जी। नो चेंज इन प्राइस लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट हैज नॉट अचीव्ड। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब वो उधर देखिए, वो मैंने लिखी है 100% कैपेसिटी। मैं तब तक मल्टीप्लायर इफेक्ट से पैसा कमाता रहूंगा जब तक 100% कैपेसिटी अचीव ना हो जाए, और जिस दिन 100% कैपेसिटी अचीव हो जाएगी मेरा मल्टीप्लायर इफेक्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि फिर मुझे एक्स्ट्रा कुछ आएगा नहीं, फिर वो वन ही रहेगा। 1 रुपया लगाओगे 1 ही कमाओगे, या शायद कम होना शुरू हो जाए। नो चेंज इन टैक्स रेट, क्यों? अगर टैक्स रेट आप इंक्रीज करोगे तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम कम होने से कंजम्पशन भी कम हो जाएगी। ऐसा होता है या नहीं होता? तो जब कंजम्पशन कम हो जाती है तो उससे क्या होगा? स्पेंडिंग कम हो जाएगी, तो यहां पे लिखा हुआ स्पेंडिंग कम नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही है ना। वैसे भी टैक्स लगने से क्या होता है? इन्फ्लेशन बढ़ती है, ऐसा ही है ना। ओके जी, लिमिटेशंस ऑफ मल्टीप्लायर, के मल्टीप्लायर की लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहली लिमिटेशन है, अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होगी तो मल्टीप्लायर काम करेगा? नहीं करेगा। अगर इकोनॉमी में 100% यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गए तो मल्टीप्लायर काम करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट लिमिटेशन है। अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर गुड, हर टाइम इकोनॉमी में कंज्यूमर गुड अवेलेबल रहने चाहिए, किसी की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी कंज्यूमर गुड की शॉर्टेज होगी तो मल्टीप्लायर इफेक्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि शॉर्टेज होने से इन्फ्लेशन होती है, और हमने ऊपर अजम्पशन क्या पढ़ी है कि इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए। अगर इन्फ्लेशन होगी तो मल्टीप्लायर इफेक्ट काम नहीं करेगा। नंबर 3, टाइम लैग। टाइम लैग क्या होता है? टाइम लैग का मतलब है गवर्नमेंट आज कोई पॉलिसी अनाउंस करती है तो उसका इंपैक्ट फौरन आना शुरू हो जाता है। टाइम के साथ 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 1 साल, 1.5 साल लग जाता है ना। सिंपल सी बात है। गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिए पेट्रोल के ऊपर, ठीक है, पेट्रोल प्राइसेस 20 रुपीज नीचे आई। गवर्नमेंट ने हदफ सेट किया कि अगर पेट्रोल प्राइसेस 20 रुपीज नीचे आएंगी तो किराए कम हो जाएंगे और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा पहले से बेहतर हो जाएगा, क्योंकि महंगाई कम हो रही है। अब जिन लोगों ने ऑलरेडी माल स्टॉक में रखा हुआ है, दालें सब्जियां ला के स्टॉक में रखी हुई हैं, दालें चावल वगैरह महंगी उठाई थी, क्या वो सस्ती बेचेंगे? वो तब तक सस्ती नहीं बेचेंगे जब तक आगे से सस्ता माल नहीं खरीदेंगे। ये पाकिस्तान की मेंटालिटी है। ऑनलाइन वालों जरा गौर से सुनिएगा, अगर आप ऐसा बिजनेस करते हैं तो ये हराम काम है, इसको जरा इग्नोर कीजिएगा। जब मेरे पास ना, सपोज करते हैं मेरे पास दाल पड़ी हुई है, दाल की पूरी बोरी है, 40 kg के पूरा एक सैक पड़ा हुआ है मेरे पास। अच्छा, मैंने ली थी 2800 रुपए किलो के, 2800 रुपए की बोरी ली थी फॉर एग्जांपल, मैंने 3000 की बोरी ली। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई, अब मार्केट से वो बोरी कितने की मिल रही है? 3500 की। ठीक है, दुकानदार क्या करेंगे? आज से ही उस 40 किलो वाली दाल का रेट बढ़ा देंगे। कितने की ली हुई है? 3000 की। कितना रेट कर देंगे? 3500 कर दिया, क्योंकि मार्केट में 3500 बिक रहे हैं। असूल, इस्लामिक असूल क्या कहते हैं? उसको 3000 के हिसाब से बेचना। क्यों? कि तुमने 500 एक्स्ट्रा पे किए? नहीं ना पे किया। जब तक पे नहीं करते तुम आवाम से नहीं निकाल सकते। हमारे यहाँ पे हर किराना स्टोर, हर डिपार्टमेंटल स्टोर, हर ये जो क्या कहते हैं कंज्यूमर गुड वाला ये करता है, कपड़ा महंगा कर देगा, स्टॉक में पड़ा होगा महंगा कर देगा ऑटोमेटिक। इसी वजह से हमारे मोस्टली पाकिस्तानियों में करप्शन ज्यादा है। हम लोग आजकल के पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि पता नहीं वो यूट्यूब पे जाना मुझे बात करनी चाहिए कि नहीं, आजकल के बच्चे बड़े तेज हैं। ऐसा है, आजकल के स्कूल्स में मॉडर्नाइजेशन इतनी आ गई कि हर छोटे बच्चे को वो चीजें पता होती हैं जो हमें नहीं पता थी हमारे टाइम पे। बेहयाई इतनी आम हो रही है। ऐसा सुना होगा ना आप लोगों ने, देखा भी होगा। बच्चे तो नहीं हो आप लोग, माशाल्लाह बड़े हो गए हो आप लोग। ये क्यों हो रहा है? लोग कहते हैं मोबाइल की वजह से। बच्चा पैदा होता है 3, 4, 5, 6 साल का होता है, झूठ बोलना शुरू कर देता है। क्यों? मारामारी करना शुरू कर देते हैं। एग्रेसिव है आज के बच्चे बहुत ज्यादा, बर्दाश्त नहीं है। आपका रिश्तेदार आपको कोई टॉन्ट मारेगा, बुजुर्ग आदमी, आप उसे मिलोगे नहीं। अदम बर्दाश्त की आदत डेवलप हो रही है सब में। भाई सो गए आप? अच्छा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आप सो गए। अच्छा, सुन रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? किसी ने इसकी रूट कॉज जानने की कोशिश की कभी? लोग कहते हैं जी बच्चा पैदा होता है उसके हाथ में मां मोबाइल पकड़ा देती है, मोबाइल पे वो देख के ऐसा हो जाता है। हाँ होता है, उससे भी होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता कि 100% आप मोबाइल को कसूरवार ठहराओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कानून क्या है, इस्लाम का कानून क्या है? अगर आप अपनी औलाद को हलाल खिला रहे हो तो 90% चांसेस है आपकी औलाद में ये चीजें नहीं आएंगी। 90% चांसेस आपकी औलाद में ये चीजें नहीं आएंगी। एक ट्रेडिंग है, मैं बड़ा एक्सपर्ट हूं उसमें।
यकीन करो अगर मैं करना शुरू कर दूं मैं सारी जॉब्स छोड़ दूंगा। ठीक है, अल्लाह ने मुझे इनेट क्वालिटी दी हुई है, लेकिन उसके ऊपर सिंपल सा कानून है कि वो हराम है। मेरी हमेशा प्रेडिक्शन 95% एक्यूरेट होती है। मैंने आज तक वो नहीं की, सिर्फ इसी वजह से कि वो हराम है। मैं डरता हूं उसको करते हुए, नहीं करता कि चलो अल्लाह की सारी बातें तो मानता नहीं हूं, चलो एक ही मान लूंगा कि चलो अल्लाह पाक जी हलाल ही कमाया था जितना भी कमाया गया मुझसे। और बड़ी फेमस ट्रेडिंग है ऑल अराउंड द ग्लोब। उसको तकरीबन 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 यूरोपियन कंट्री में हर तीसरा बंदा करता है। वो है, छोड़ो उसको भाई, यूट्यूब पे जाना है, अभी पंगे लेंगे स्टूडेंट लोग भी और आप लोग भी, छोड़ देते हैं, नाम नहीं लेते। तो इसका मतलब क्या हुआ, पैसा आप कमा कैसे रहे हो, अपनी औलाद को खिला क्या रहे हो। अगर मोस्टली लोगों का ही है तो फिर वो जो हलाल तरीके से कमा भी रहे उन्होंने हराम बना दिया, और वो सिर्फ ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से। अगर मैंने मंडी में गया, 100 रुपए की मैंने पेटी ले ली, तो मैंने उसको 100 रुपए के हिसाब से बेचना है। मंडी में गया, मैंने फल लिया 100 रुपए के हिसाब से, 100 रुपए के हिसाब से फल ला के मैंने आगे कितने का सेल कर दिया। मैं आया, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ चुकी थी, कुछ और चीजें बढ़ गई, वो पेटी अब मंडी से मिल रही है 130 रुपए की। अगर तो मैं उसको 130 के हिसाब से बेचूंगा तो मैं अपनी कमाई को बेबरकती में बदल दूंगा। मुझे कितने की बेचना है, 100 रुपए की। एक जगह पे कहावत है, मुहावरा भी है, कहावत भी है कि रिस्क हलाल वाफर मिकदार में कम हुआ करता है। रिस्क हलाल वाफर मिकदार में कम हुआ करता है सिर्फ इसी वजह से, लेकिन उसमें बरकत होती है सिर्फ इसी वजह से कि हम लोग ट्रेड जब कर रहे होते हैं तो हम लोग मार्केट के करंट रेट के ऊपर ट्रेड करते हैं, जो कि नुकसान है। अगर मैंने सस्ता माल लिया तो मैं उसको सस्ता करके बेचूंगा, अल्लाह बरकत डालेंगे। लेकिन अगर सर इन्फ्लेशन कम होगी उस पे देखो इन्फ्लेशन रोज नहीं कम होती, ये बात याद रखिएगा। हमने अगर महंगा उठाया हाँ तो देखो फिर हम महंगा बेच सकते हैं क्योंकि नुकसान कर दिया ना हमने। ठीक है, अल्लाह नहीं चाहते कि हम नुकसान करें। क्लियर हुई बात। इसी वजह से पेट्रोल प्राइसेस अब नीचे आई हैं तो सारी प्राइसेस फौरन से नीचे नहीं आएंगी, वो आप बेच सकते हो एक्सपेंसिव। मैंने बोरी 3500 की ली है, उस बोरी की प्राइस 3300 हो गई है, तो मैं उसको 35 के हिसाब से बेचने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और मुझे चाहिए झूठ बोले बगैर करूंगा, एक फिक्स रेट है मेरा जी, इतने की है, 3500 की लेनी है ले लें। क्लियर हुई बात। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो जखीरा अंदोजी को मना फरमाया। अगर आप जखीरा अंदोजी नहीं करते तो भाई बोरियां खत्म हो गई होंगी, नई बोरियां ले आओ 3300 के हिसाब से। कुरान पाक के डायनामिक्स बड़े क्लियर हैं, उस हिसाब से कारोबार करते हो बड़ा स्मूथ कारोबार चलेगा। जो जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानून बना दिए उन पे अमल करना शुरू करो, तरक्की करोगे। हाँ, वैसी तरक्की नहीं करोगे जिस तरह लोग करते हैं, ये गाड़ियां ले ली, ये टिकटॉक पे पैसे की फेंक रहे हैं, वो प्राडो भी चला रहे हैं और 10 बॉडीगार्ड हैं और 50,000 तोले की चेनें पहनी हुई। ये नहीं होगा। एक सिंपल सी बड़ी रीजनेबल और हलाल जिंदगी गुजारोगे जिसमें आपकी इज्जत नफ्स कोई मजरूर नहीं करेगा, आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत की जाते मुबारक के। और इकोनॉमी के ये बड़े गोल्डन रूल हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बता दिए, लेकिन लोग नहीं करते हैं इसको। सब्जी मंडी में चले जाओ, लोग, आपको पता होता है कि जो ऊपर वाली 2 लेयर्स हैं फ्रूट मंडी में, वो सही होगी, नीचे वाली सारा घटिया फ्रूट होगा, पता है ना आपको। तो वो जो फ्रूट सेलर है उसके घर में बरकत कैसे जाएगी। इसके अगेंस्ट गोरे क्या करते हैं, वो ऐसा फ्रूट ही नहीं खरीदते, वेस्ट करते रहते हैं, उसकी प्राइस चार्ज कर देते हैं। मैंने एक पेटी ली, उसमें से 10 सेब निकलने हैं, सपोज करते हैं 100 रुपए की पेटी है, एक सेब कितने का पड़ा, 10 रुपए का। 100 रुपए की पेटी है, 10 सेब निकलने, 10 रुपए का पड़ा। 2 सेब खराब, गोरा क्या करेगा, वो 2 सेब खराब हो गया, कितने रह गए 8, 100 डिवाइडेड बाई 8 कर देगा। अब कितने का सेब पड़ा, तकरीबन 13 रुपए का। ठीक है, अब वो 12 रुपए का, अब वो 12 रुपए के हिसाब से सेब को बेचेगा, लेकिन बेचेगा वो सारा सही, बेचेगा वो सारा ठीक, वो 10 रुपए के हिसाब से गंदा सेब नहीं बेचेगा। सिंपल है, ये असूल बना लो। क्योंकि आप जैसे यहां पे अक्सर लोग कहते हैं खालिस दूध है 150 रुपए किलो, लेना लो नहीं लेना ना लो, ये सच कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, करना चाहिए। आपको भी पता है जो आप 100 रुपए या 120 रुपए के हिसाब से लीटर दूध लेते हो उसमें पानी होता है, पता है ना सबको पानी होता है, तो वो ठीक बंदा कर रहा है। तो कुछ असूल हैं जिनमें आप थोड़े से करख्त हो जाओ तो काम चल पड़ेंगे। आप किसी इंटरनेशनल मार्केट से फ्रूट लेने चले जाओ, जैसे कैरेफोर है, एक इंटरनेशनल चेन है, यहां पे आपको कभी गंदा फ्रूट नहीं मिलेगा, कभी गंदी सब्जी नहीं मिलेगी।
2-4 रुपए महंगा होगा वहां पे, अब वहां से मीट लेने चले जाओ, कभी नहीं होगा, क्योंकि ये असूल है। यहां पे खतरा होगा। एक दफा गोश्त वाले के पास वैसे चिकन ले रहा था, मैंने कहा यार इसको चोटें लगी हुई हैं, मुझे ना ये कर दें, वो खा हो गया मेरे साथ। मैंने कहा यार एक काम करें, इंसानियत के दायरे से बाहर ना निकलें, आप एक काम करें तोड़ लें, ठीक है, मुझे कॉस्ट कर दिया सारे का सारा, मैंने खरीद लिया, अब जिस जिस जगह पे ये चोट लगी हुई है इसको काट के फेंक दें, फिर खुश। चले अब सही है, चाचा जी थे काफी बुजुर्ग थे, मैं कहा चाचा जी अब ठीक है, कहते हाँ हूं सही है, मैं चलो जी मैंने कोई फर्क नहीं पा रहेगा, मेरा अगर 4-5 या 10-20 रुपए की बोटी कट लग जाएगी मैनू ऐसा करना चाहिए हम लोगों को, इंडिविजुअली नहीं कलेक्टिवली सबको करना चाहिए होगा, तो फिर हमारा इकोनॉमी ग्रो करेगी, फिर हमारे अंदर भाईचारे की और मोहब्बतें और वो जो बच्चे हैं वो ठीक होंगे सब, क्योंकि हम उनको हलाल खिला रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हुआ कि अगर हलाल का लुकमा खाओगे तो तुम्हारे अंदर बरकत होगी, तो ये हकीकत भी है। तो टाइम लैग की समझ आ गई भाई साहब। टाइम लैग का मतलब क्या हुआ, अगर आज मैं एक पॉलिसी लगाता हूं तो उसको इंप्लीमेंट करने में टाइम लगेगा। अगर आज पेट्रोल प्राइसेस कम हुई हैं तो अभी फौरन इंपैक्ट नहीं आ रहा है इसका। हाँ, गाड़ी वाले को, बाइक वाले को, जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उस पर फौरन इंपैक्ट आ जाएगा, ठीक है, लेकिन जो ये सब्जियां वगैरह, फ्रूट वगैरह और ये जो दालें चावल वगैरह खरीद के, कपड़ा वगैरह ऐसी प्रोडक्ट खरीद के ग्रोसरी की रख चुके हुए हैं, वो नहीं फौरन प्राइसेस नीचे कर रहे, उनको टाइम लगने वाला है। क्लियर हुई बात? मल्टीप्लायर एक्सपेंशन, वो जो मैंने करवाया ना 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस, एमपीटी, एमपीएम, उसको मल्टीप्लायर एक्सपेंशन कहते हैं, आपने इसमें वो याद रखना है, ठीक है। ये देखिए लिखा भी हुआ है एमपीएस और एमपीटी, मैंने साथ एमपीएम भी जोड़ दिए। क्लियर हुई बात? इसमें कोई ऐसा घबराना नहीं है आप लोगों ने क्यों हुए सर ने कोई एक्स्ट्रा काम करवा दी, क्योंकि अगर हम 1 डिवाइडेड बाय सारे के सारे विड्रॉल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे भाई साहब, बस यही याद रखना है आपने। ये है हमारा मल्टीप्लायर टॉपिक जो आज खत्म हुआ। तो आज के एजेंडा में मैंने एक्सीलरेटर भी करवाना था, लेकिन वो फिजिकल क्लास में करवाना था, तो फिजिकल में स्टूडेंट्स है नहीं मेरे पास, तो कल उम्मीद है कि कल स्टूडेंट आएंगे, कल भी नहीं आएंगे, आ जाएंगे कल, चलें होप सो। तो ऑनलाइन वालों अपना ख्याल रखिएगा, वैसे भी इस लेक्चर को मैं यूट्यूब पे दे दूंगा, तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज।